बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जो फ़र्स्ट ईयर, इंटर, नाइन्थ, टेंथ में भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले टर्म है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? ये एक चेंज फॉर सर्वाइवल है। जानदारों में ये ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो एडाप्ट करते हैं इस बिहेवियर को, तो फिर उस कंडीशन को एडाप्टेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे फ़िज़िकल एडाप्टेशन की एक मिसाल हम ले लेते हैं। जैसे ज़राफ़ा जो होता है उसकी नेक बहुत लंबी होती है, लॉन्ग नेक होती है। वो ऐसा क्यों करता है कि वो घास खाने के लिए, ज़िंदगी सरवाइव करने के लिए अपनी नेक को क्या करता है, ऊपर करता है, स्ट्रेच करता है। तो इसमें ये एडाप्टेशन, ये चेंज आ जाती है कि उसकी नेक जो है लंबी हो जाती है। और मिसाल ये है कैमल्स का हम्प जो होता है, आई लैशेस या नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं, कैमल के हम्प में या ऊपर जो निकला हुआ हिस्सा होता है उसमें फ़ैट जो होती है वो स्टोर होती है। और आई लैशेस क्या काम करती हैं? आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। और नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो क्लोज़ होते हैं ताकि उसके अंदर जो सेंड हो वो बाहर चली जाए। उसके अलावा बिहेवियरल एडाप्टेशन की कुछ मिसाल ये है कि बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेशन को मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके चले जाते हैं। ये कब करते हैं? ये होता है जब बर्ड्स किसी इलाके से जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ से माइग्रेट हो के वार्मर एरियाज़ में चले आते हैं। ये साल में ऐसे बहुत सारे परिंदे होते हैं जो अपने इलाके से माइग्रेट करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। विंटर सीज़न में वो क्या करते हैं? कोल्ड एरियाज़ से माइग्रेट हो जाते हैं। कहाँ पे? वार्मर एरियाज़ में। जब वार्मर एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो वहाँ वापस चले जाते हैं जहाँ पे उनके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल होता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है ऐसा अमल है, ऐसी स्टेज है कि कुछ ऐसे जानदार जैसे कि मेंढक है, फ्रॉग है, वो सर्दियों के मौसम में अपने आप को ज़मीन के अंदर छुपा लेता है, यानी वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। एक और मिसाल ये है नॉक्टोयूर्नल एक्टिविटी या डायूर्नल एक्टिविटी भी होती है कि बहुत सारे ऐसे जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रात के वक्त निकलते हैं। दिन के वक्त वो क्या हो जाते हैं? रेस्टिंग स्टेज में। उसकी आम मिसाल आपके सामने वो देखा होगा, बेट जो है, चमड़ा जो है वो रात के वक्त निकलता है, दिन के वक्त जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है एरोबिक। एरोबिक ये रेस्पायरेशन का एक किस्म है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स जो है होते हैं, जानदार जो होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें, रेस्पायरेशन हो, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसी रेस्पायरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन। उसके अपोजिट में दूसरी टर्मिनोलॉजी है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक का मतलब ये कि उसमें ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन में इस्तेमाल न करें। रेस्पायरेशन का प्रोसेस ये होता है कि फूड इज़ ऑक्सीडाइज होता है एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। ऐसा अमल में जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो तो उसको रेस्पायरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पायरेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में होता है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन मोस्टली बैक्टीरिया में होता है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। एनिमल्स में या इंसानों में ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन का अमल तब होता है जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करें। ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उनके अंदर जो फ़ैट होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और लैक्टिक एसिड उसमें शामिल हो जाती है, तो इंसान फिर ज़्यादा सांस लेना शुरू कर देता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो फिर एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है। अदरवाइज़ इंसान जो है एरोबिक रेस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है।
चौथी टर्मिनोलॉजी है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, एलील। एलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी इसको कहा जाता है, ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्रोमोज़ोम में एलील एक ऐसे लोकेशन पे मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं लोकस। यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि बी कैपिटल लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये ब्लू कलर है तो बी स्मॉल उसका वेरिएंट है ब्राउन कलर है, या बी कैपिटल ब्राउन कर दें तो फिर उसकी मिसाल बी स्मॉल को आप ब्लू कर सकते हैं। आर कैपिटल को रेड करें और आर स्मॉल को वाइट करें। एक समझाने के लिए जीन्स के नाम रखे गए हैं कि एक जीन के लिए वेरिएंट जो हो तो उसको एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये दूसरी और टर्मिनोलॉजी है 5वें नंबर पे, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ये एक केमिकल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं। जब अमीनो एसिड्स जो हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स बनाते हैं तो फिर उनमें बाइंडिंग होके प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। वो प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। छठी 6 नंबर पे टर्मिनोलॉजी है एनाटॉमी। एनाटॉमी ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अगर आप इंसान की स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, ऑल इंटर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी आप करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी। अगर आप इसके अपोजिट में देखेंगे तो एक और ब्रांच पाई जाती है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जाए, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा जाए तो उसको एनाटॉमी कहा जाता है। आगे 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे टर्मिनोलॉजी है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम, जो इंसानों के अंदर, जानदारों के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म पाया जाता है। वो एंटीबॉडी क्या काम करता है? जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन पार्टिकल इंसान के अंदर, जानदार के अंदर इंटर करता है तो फिर एंटीबॉडी उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज़ करता है, उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके इम्पैक्ट्स को ख़त्म करता है। यानी पुलिस की तरह, आर्मी की तरह वो इंसान के जिस्म के अंदर के हिस्सों की हिफाजत करता है। एक प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, उसका काम क्या करना है? हिफाजत करना। एंटीबॉडी हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे बहुत सारी मौजूद होती हैं। वो अपना डिफेंस मैकेनिज़्म पे अमल कर रही होती हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई और वायरस हो जाए, जैसे मशहूर हुआ था 2021 में कोरोना वायरस आया था, तो उसकी एंटीबॉडी हमारे जिस्म में मौजूद नहीं थी तो फिर जो है उसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ी ताकि उसके एंटीबॉडीज़ इंसान के जिस्म में मौजूद हो और कोरोना वायरस उसके ऊपर आके अटैक करे तो फिर जो है वो उसके साथ मुकाबला कर सके। ठीक है, एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में नेचुरल तौर पे भी मौजूद होती हैं और ऐसी बीमारियां जिनकी एंटीबॉडी हमारे जिस्म में मौजूद ना हो तो फिर वैक्सीन बनवा के वो एंटीबॉडी इंटर करवा दी जाती है। जैसे आजकल मशहूर चल रहा है 9 से 14 साल के बच्चियों को HPV वायरस की एक वैक्सीन लगा रहे हैं। ये भी उन बच्चों के अंदर एंटीबॉडी जाएगी और उस वायरस से मुकाबला करेगी। ठीक है, उससे आगे 8वें नंबर पे है एंटीजन। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, यानी ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया या वायरसेस या ऐसे केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो हमारे जिस्म में अंदर चले जाएं तो फिर वो एंटीजन, ये फॉरेन पार्टिकल्स जैसे ही दाखिल होंगे तो हमारा जो चौकीदार है, हमारा जो मुहाफ़िज़ है, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ को एक्टिव करता है तो फिर जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म इन एंटीबॉडीज़
एंटीजन से हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करता है। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स होता है, उसकी मिसालें बैक्टीरिया, वायरस या कोई ऐसे जहरीले मवाद, टॉक्सिन्स होते हैं। और टर्मिनोलॉजी है 9th नंबर पे आर्की। आर्की ये एक डोमेन है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ये ज़्यादा बढ़ता है जब एनवायरमेंटम की कंडीशन ज़्यादा हॉट हो जाए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर्की जो है ये एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ने लगता है। 10वें नंबर पे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी टर्मिनोलॉजी लेटर ए से इस्तेमाल हो रही है। ये रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब ये कह दीजिए कि इसमें ये होता है कि सिंगल पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग यानी किसी जानदार की प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। इसमें आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते। जैसे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिसाल है बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट का कोई हिस्सा काट के किसी और जगह पे आप लगाएंगे तो नया प्लांट वहाँ से जर्मिनेट हो जाएगा, उग जाएगा। ठीक है, आगे टर्मिनोलॉजी और है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन सेल्फ होता है, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जानदारों की अक़साम जो अपनी न्यूट्रिशन यानी अपना खाना खुद बनाए, अपने लिए खाना खुद बनाए और एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो उन जानदारों को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। हमारे यहाँ प्लांट्स जितने भी हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं। वो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके अपोजिट में है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जिनमें फ़ोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। मतलब कहने का ये कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो उनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर हम टर्म पढ़ के आए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अपोजिट में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्म और एग, तब जाके फिर ये रिप्रोडक्शन होती है, अदरवाइज़ ये रिप्रोडक्शन नहीं होती। 12वें नंबर पे हमारी टर्मिनोलॉजी है अबायोटिक। अबायोटिक ये ऐसा कैरेक्टर है एनवायरनमेंट का, ऐसा फैक्टर है जो नॉन लिविंग्स पे मुश्तमिल होता है। यानी अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में ऐसी तमाम चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तमाम फ़ायदेमंद तो होती हैं मगर वो खुद नॉन लिविंग होती है। मिसाल के तौर पे इंसानों के लिए पानी जो है बहुत अहम है, अहम रोल प्ले करता है, मगर पानी जो है वो खुद नॉन लिविंग है। पानी को हम अबायोटिक कहेंगे क्योंकि पानी की रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, पानी में ग्रोथ भी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन, लोकोमोशन, यानी ये पानी जैसे जानदार बढ़ते हैं, अपनी नस्ल पैदा करते हैं, तो पानी जो है अपनी नस्ल पैदा नहीं करता, बढ़ता भी नहीं है, लोकोमोशन मूवमेंट खुद से नहीं करता। उसके अलावा लाइट है, सूरज की रोशनी या सूरज खुद ही है, तो ये जो हैं अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक का मतलब मैंने पहले बता दिया कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर जिनको लाइफ न हो, जैसे एयर है, हवा लाजमी है, उसमें से जानदार जो हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, मगर एयर ख़ुद जो है नॉन लिविंग है। बहुत सारी मिसालें, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट की, एकोसिस्टम की नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मगर इनके बग़ैर लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर सकते। आई होप you will understand my all the points that I have discussed and share with you, and in the last I am requesting you all, please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.